हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो हम क्लास 12th में और सीए फाउंडेशन में भी पढ़ते हैं। वो टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम। सो पहले तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और हाँ, इस वीडियो के बाद में बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला जो प्रॉब्लम है वो तो श्योर शॉर्ट सॉल्व हो ही जाएगा। नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पेन देता है, क्योंकि बेसिक अगर उसका क्लियर नहीं होता है तो बेटा हम आगे की चीज़ें नहीं कर पाते, है ना। तो हम नेशनल इनकम के ऊपर कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो मैं सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, बेसिक टर्मिनोलॉजी ले रहे हैं आज हम इसमें, ताकि हम उन शब्दों को समझ पाए, राइट। हमारे माइंड में हम उन वर्ड्स को जगह दे सके। तो शुरू करते हैं। नेशनल इनकम हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड बात करता है। यानी जब हम मैक्रो के बारे में सोच रहे हैं ना, तो हमें बड़ा सोचना है, बहुत बड़ा, पूरे देश के बारे में सोचना है। तो हम नेशनल इनकम के बारे में सोचेंगे, पर कैपिटा इनकम के बारे में नहीं। हम जनरल प्राइस लेवल के बारे में सोचेंगे, एक चीज की प्राइस के बारे में नहीं सोचेंगे। ओके, तो हमने बड़ा सोचना है, पहली बात। दूसरी बात, अब सवाल ये उठता है कि हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना ही क्यों है। तो भाई हमें पता होना चाहिए ना कि वक्त के गुजरने के साथ जब हम अपनी इकोनॉमी में इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उससे कितना इनकम जनरेट हो रहा है, राइट। आपके पास प्राइमरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है। इन सारे सेक्टर्स में सारे प्रोड्यूसर्स लगे हुए हैं काम करने में, सारे फैक्टर्स जो है वो काम कर रहे हैं, चाहे वो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। तो भाई जब इतना काम हो रहा है तो इनकम तो जनरेट हो ही रही होगी, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे ताकि हम अपनी कंट्री की जो पिछले साल की नेशनल इनकम थी उससे कंपेयर कर सके, ताकि हमें अपनी खुद की कंट्री की ग्रोथ पता चल जाए और दूसरी कंट्री से भी कंपेयर कर ले ताकि हम कहाँ स्टैंड करते ये हम जान पाए। तो जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने जाएंगे उसके पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के मतलब पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला है कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स कौन से गुड्स हैं? वो गुड्स हैं जो कंज्यूमर यूज करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे आपने फ्रिज खोला, ब्रेड और बटर निकाला, प्लेट में लिया, कंज्यूम करा, फिनिश, वो कंज्यूमर गुड है, आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप मॉल में गए, आपने कपड़े खरीदे, कपड़े पहने, पार्टी में गए, हैप्पी हो गए, खुश, ठीक है, ये हो गया आपका कंज्यूमर गुड जो एक कंज्यूमर परचेस कर रहा है। उसी तरीके से क्या कोई और है जो कैपिटल गुड परचेस कर रहा है? हाँ, कैपिटल गुड परचेस करने वाली पार्टी कौन है? वो पार्टी है जिसके लिए वो फिक्स्ड एसेट्स है या फिर उसके लिए वो इन्वेंट्री है। तो कौन अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है, कौन एसेट्स परचेस करता है? तो वो है प्रोड्यूसर। इसका मतलब गुड्स कंज्यूमर को भी चाहिए और गुड्स प्रोड्यूसर को भी चाहिए, राइट। अगर कंज्यूमर वो गुड्स यूज करता है तो सेटिस्फैक्शन के लिए करता है और वो गुड्स कंजम्पशन गुड्स कहलाते हैं। लेकिन अगर प्रोड्यूसर यूज करता है तो प्रोडक्शन के लिए यूज करता है और वो गुड्स कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीन, राइट। अब आपके पास में कंज्यूमर और कैपिटल का एक छोटा सा पिक्चर भी डाला है मैंने, राइट। आगे बढ़ते, अब हमारे पास आते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये क्या होते हैं बेटा? देखिए, आप किसी भी प्रोडक्शन में देखेंगे तो प्रोडक्शन का अपना एक साइकिल होता है ना। प्रोडक्शन का साइकिल होता है मतलब जब आपने रॉ मटेरियल को डाला, है ना, उसको फिनिश गुड्स तक बनाने के लिए आपको किसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और एक प्रोसेस खत्म होने के बाद में वो गुड रेडी टू यूज हो जाएगा। तो जब वो गुड रॉ मटेरियल कन्वर्ट होके रेडी टू यूज बन गया तब वो क्या बन गया? फाइनल गुड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं फाइनल गुड को बोलती हूं तो वो आउट ऑफ प्रोडक्शन साइकिल है, प्रोडक्शन साइकिल से वो बाहर आ चुका है, वो रेडी टू यूज है। जैसे मैं यूज करना चाहूँ, जैसे मान लेते हैं मैंने शूज परचेस करे, लेदर शूज परचेस करे, है ना। तो मैंने क्या करा? शॉप में गई, शूज परचेस करे और शूज पहन लिया,
ठीक है, रेडी टू यूज था। लेकिन कहीं कोई और प्रोसेस में जब वो बन रहा होगा तब वो रेडी टू यूज नहीं रहा होगा, तब वो क्या कहलाता था। तो अगर फाइनल रेडी टू यूज है तो ऐसा तो कोई गुड होगा जो नॉट रेडी टू यूज है, जो अभी भी इनसाइड प्रोडक्शन साइकिल है। वो कौन सा गुड है? तो उसका नाम है इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, ये दो हमने यहाँ पे पॉइंट लिखे। अब एक तीसरा पॉइंट और है, उसको समझने के लिए हम एक बार प्रोडक्शन साइकिल क्या है वो समझते हैं। मान लेते हैं कि हम चमड़े के जूते बनाते, लेदर शू बनाते, तो भाई हमने पहले लेदर की शीट ली, उसको टैनिंग करा, उसको साफ करा, उसको पॉलिश करा, फिर हमने उसको काटा। ठीक है, लेदर को कट करा शू बनाने के लिए एक पर्टिकुलर साइज से, फिर हमने उस शूज को सिल के तैयार करा, फिर उसमें सुंदर सी लेस लगा दी, कोई ब्रांड का टैग लगाना है तो वो लगा दिया, है ना। सब चीजें हमको बहुत फैंसी चाहिए होती है कंज्यूमर को, तो हमने क्या करा, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें अटैच कर दी कि भाई कंज्यूमर देख करके खुश हो जाए, कौन सी ब्रांड का शू है ये भी पता चल जाए। तो जब तक हम ये काम कर रहे थे ना, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू था, और तब तक हमारा गुड कौन सा गुड था? इंटरमीडिएट। अब जब वो बन के रेडी होके बॉक्स में पैक हो गया है, अब उसे कोई भी कंज्यूमर खरीद सकता है, इसका मतलब वो गुड क्या है? फाइनल। ठीक है, अब जब आपने उसको सिल लिया था ना शू को बेटा, और आप उसमें लेस लगा रहे हैं, कोई ब्रांड का टैग लगा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उसमें वैल्यू एडिशन। और जो इंटरमीडिएट गुड होता है उसमें वैल्यू एडिशन करना बाकी होता है, तो वैल्यू एडिशन इज येट टू बी डन। लेकिन जब वैल्यू एडिशन हो जाएगा तब वो क्या बन जाएगा? फाइनल। तो फाइनल में मैं क्या लिख सकती हूँ? वैल्यू एडिशन डन। समझ आया हमने ये कैसे बनाया डिफरेंस? तीन डिफरेंस हमारे पास बनके रेडी है फाइनल और इंटरमीडिएट गुड के लिए। एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। अगर वो गुड प्रोडक्शन साइकिल के अंदर है तो इंटरमीडिएट है, आउटसाइड है तो फाइनल है। अगर वो नॉट रेडी टू यूज है तो इंटरमीडिएट है, रेडी टू यूज है तो फाइनल है। अगर उसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी है तो इंटरमीडिएट है, वैल्यू एडिशन हो चुका है तो वो फाइनल है। ठीक है, अब हम इसका एक फाइनल मीनिंग भी देख लेते हैं फिर से। फाइनल गुड्स क्या है? विच आर परचेस्ड ईदर फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय कंज्यूमर। अब देखो, मैंने आपको बोला था आपने ब्रेड और बटर परचेज करा था, है ना, आपने फ्रिज में से निकाला, तो आपने परचेज फाइनल गुड करा है ना। आपने गेहूं खरीदा है, ना आपने गेहूं का आटा खरीदा है, ना आपने उस आटे से ब्रेड बनाई है, ये सब तो कोई और लोग कर रहे हैं ना। फार्मर ने गेहूं उगाया, मिलर ने उसका आटा बनाया, बेकर ने उसकी ब्रेड बनाई, आपने तो शॉपकीपर से खरीदा। इसका मतलब जब आपके हाथ में ब्रेड आया है तो वो फाइनल गुड की तरह आया है, और क्योंकि आप कंज्यूमर हैं तो वो ब्रेड कौन सा गुड बन जाता है? फाइनल गुड भी और कंजम्पशन गुड भी। ठीक है, लेकिन अगर वो फाइनल गुड कोई मशीन है ना, मान लेते कोई एक मशीन बना के हमने तैयार करी है बेचने के लिए, और वो मशीन कोई प्रोड्यूसर खरीदता है, तो वो उसके हाथ में जाके क्या बन जाती है? कैपिटल गुड। इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि फाइनल गुड के दो तरीके हो सकते हैं? एक फाइनल गुड जो है वो कंजम्पशन गुड भी हो सकता है, या फिर वो कैपिटल गुड भी हो सकता है। बिल्कुल, तो फाइनल कंजम्पशन गुड, फाइनल कैपिटल गुड, इस नाम से भी हमको ये मिल सकता है। अगर हम इंटरमीडिएट गुड को देखें, इसके मीनिंग में बोलता है दीज गुड्स आर सर्विसेज विच आर परचेस्ड एज रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जैसे हम हमारे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, हमने यहाँ पर एक लॉग ऑफ वुड खरीदा है, इससे हमने एक फाइनल गुड बना दिया चेयर। ठीक है, एक बात, अगर वो इंटरमीडिएट है और वो रॉ मटेरियल है तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। जैसे हमने लेदर की शीट से शू बना दिया था, लकड़ी के गट्ठे से कुर्सी बना दी, तो उसका फॉर्म चेंज हो गया। ठीक है, वो फाइनल बनके तैयार हो जाएगा। और इंटरमीडिएट और कौन सा हो सकता है? जो आपने रीसेल के लिए परचेज करा। ठीक है, तो आपने रीसेल, जैसे मान लेते हैं मैंने कोई साड़ी परचेज करी, 5.5 मीटर की साड़ी है ना, मैंने उसकी लेंथ बढ़ाई है ना मैंने उसकी लेंथ कम करी है, उसके ऊपर मैंने कोई वर्क कर दिया और बहुत सुंदर साड़ी बन गई है। अब वो 1,000 रुपए में मैंने साड़ी खरीदी थी, 1,500 रुपए में मैंने कोई वर्क करके उसको सेल कर दिया। मैंने कितने का वैल्यू एडिशन करा? 500 रुपए का।
ठीक है, तो मैंने रीसेल करने के लिए परचेस करी थी, है ना, तो जब मैंने परचेस करी तब वो इंटरमीडिएट थी, जब मैंने सेल कर दी तब वो क्या बन गई, फाइनल गुड बन गई। ओके, अब सवाल ये उठता है हम इतना एम्फेसिस क्यों दे रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो मेरे बच्चों यहाँ पर जो फाइनल गुड्स होंगे ना, सिर्फ उनकी वैल्यू हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की इंक्लूड नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बिकने के पहले तक, यानी प्रोडक्शन साइकिल से बाहर आने के पहले तक एक गुड कई सारी प्रोसेसेस से निकल सकता है। ठीक है, तो अगर हम हर बार उसको कैलकुलेट करेंगे तो हम डबल काउंटिंग कर लेंगे, इसीलिए हम सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू एक बार में लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में कॉन्सेप्ट आ जाता है स्टॉक का और फ्लो का, है ना। इसको समझने के लिए हम एक वाटर टैंक वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे घर में भी, सबके घर में ओवरहेड टैंक्स होते हैं, पानी की टंकियां होती है ना, जब हम उसमें पानी डालते हैं तो इनफ्लो हो रहा है। अब जैसे जैसे आपके घरों में जितने भी टैप्स हैं, यानी जितने भी नल हैं, आप जितने टैप्स ओपन करेंगे उतना पानी आउटफ्लो होता जाएगा। ठीक है, तो जो टैंक में स्टोर हो गया बेटा वो क्या है, स्टॉक। जो आ रहा है वो इनफ्लो और जो जा रहा है वो आउटफ्लो। ठीक है, अब इसको हम इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में समझते हैं। अगर ये इनफ्लो है, ठीक है, इनफ्लो पानी आ रहा है टैंक में, तो हम इसको इकोनॉमिक्स में बोलेंगे कि ये इंजेक्शन है। ठीक है, ओके, और इस इंजेक्शन से हमारा स्टॉक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। जब तक पानी आता रहेगा टैंक में, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो स्टॉक बढ़ता चला जा रहा है। पहले टैंक 50% था, अब 60 हुआ, 70 हुआ, 100 हो जाएगा। अगर आउटफ्लो हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, लीकेज, LEAKAGE, लीकेज। अब अगर आउटफ्लो है, लीकेज है, तो उससे हमारा स्टॉक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हम इधर से पानी चढ़ाते जा रहे हैं, उधर से सारे नल खुलते जा रहे हैं, तो इंजेक्शन भी हो रहा है, लीकेज भी हो रहा है। अब स्टॉक बार बार चेंज होता रहेगा। अगर मान लेते हैं इनफ्लो बंद हो गया तो स्टॉक सिर्फ कम होता जा रहा है, अगर आउटफ्लो बंद हो गया तो स्टॉक बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो अब हम स्टॉक को जब मेजर करेंगे तो हम उसे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम करेंगे कि अभी फिलहाल टैंक कितना फुल है ना। जब मशीन लगाते हैं तो घर में से बड़े बोलते थे पहले जाओ छत पे देख के आओ टंकी कितनी फिल हो गई, तो हमने कहा बस 5 मिनट और चलना चाहिए, 95% फुल है, 5 मिनट बाद वो 100% हो जाएगी। इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज होगी, लेकिन जो फ्लो है, आपके पास कितने फ्लो वेरिएबल्स हैं, 2 फ्लो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। कौन कौन से हैं, इंजेक्शन और लीकेज। फ्लो वेरिएबल्स जो होते हैं वो पीरियड ऑफ टाइम में होते हैं। हम बोलते हैं ना आधे घंटे के लिए मोटर चला दो तो टैंक फुल हो जाएगा, तो हाफ एन आवर का पीरियड है। आधा घंटा सारे नल खोल दो तो टैंक खाली हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इसके मीनिंग पे जाएं तो स्टॉक कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, फ्लो कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। स्टॉक के कोई बाइफर्केशन नहीं है, फ्लो के 2 बाइफर्केशन है। कौन कौन से हैं बेटा, इंजेक्शन और लीकेज। इंजेक्शन से स्टॉक क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लीकेज से स्टॉक कम हो रहा था। ठीक है, अब हमने इसको वाटर टैंक के एग्जाम्पल से समझा, अब हम इसको इकोनॉमिक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो स्टॉक जैसे कि वेल्थ, हम किसी की भी वेल्थ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम देखते हैं, आज उसकी नेटवर्थ कितनी है ना। एसेट्स, आप बैलेंस शीट बनाते हैं एज ऑन 31 मार्च, आज 31 मार्च को आपकी कितनी एसेट्स है, आपके पास आज कितना मनी है, स्टॉक कितना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप जितने भी वेरिएबल्स पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करेंगे इकोनॉमिक्स में वो स्टॉक में जाएंगे, जो वेरिएबल्स पीरियड ऑफ टाइम पे करेंगे वो फ्लो में जाएंगे। फ्लो में जैसे नेशनल इनकम है, चेंज इन स्टॉक है, आपका डिमांड आप पढ़ते हैं वो फ्लो वेरिएबल है, सप्लाई पढ़ते हैं वो फ्लो वेरिएबल है। ओके, तो स्टॉक और फ्लो ये कहाँ पे काम आएगा हम आगे और समझेंगे। ठीक है, बेसिकली ये सप्लाई ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट में आएगा, है ना। ये हम नेशनल इनकम में भी चाहिए, इसके अंडरस्टैंडिंग हमको मनी एंड बैंकिंग में भी चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते।
अब हमारे पास में बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अच्छा, जब आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि एक ही चीज के कितने सारे अलग अलग नाम है ना, अदरवाइज एग्जाम में हमको लगेगा ये तो कोई नया ही आइटम आ गया, ठीक है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब जो टोटल एडिशन हुआ फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल में, ठीक है। जैसे पिछले साल आपके पास में 5 मशीनें थी, इस साल के एंड में हमने बोला कि हमारे पास 8 मशीन है, तो भाई कितने का एडिशन हुआ, 3 मशीन्स का हुआ है ना। तो ये हमारा इस साल का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। अब इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। और भी एक और नाम है जिसको आपको बार बार देखने को मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। मैं यहीं से आपको बता देती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, ये हमें बाद में किसी एक मेथड में लगने वाला है जब हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम इतना जान लेते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल, ग्रॉस हमेशा एक बड़ा फिगर होता है ना। इसके अंदर 2 चीजें इंक्लूडेड है, नेट और डेप्रिसिएशन। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अगर मेरे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन का वैल्यू है, तो क्या मैं नेट इन्वेस्टमेंट निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। अब नेट इन्वेस्टमेंट निकालना क्यों है, क्योंकि नेट आपको बताता है रियल स्टॉक ऑफ कैपिटल, है ना। क्योंकि डेप्रिसिएशन को हटा करके आपके एसेट की वैल्यू दिन पर दिन जब आप यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है। तो अगर मुझे मेरे एसेट की टोटल वैल्यू जानना है तो मैं ग्रॉस ले लूं, लेकिन अगर मुझे उसकी रियल वैल्यू जानना है तो भाई मैं डेप्रिसिएशन हटा के समझ लूं कि खरीदी तो मैंने 5 लाख में थी 5 साल पहले, लेकिन आज उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मुझे नेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है, ओके। तो यहां तक हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी बेटा, हमने टाइप्स ऑफ गुड्स देख लिए, हमने स्टॉक एंड फ्लो देख लिया और इन्वेस्टमेंट्स देख लिया। अगले वीडियो में मिलते हैं जहां पर हम समझेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। थैंक यू सो मच।